सुनो, पिछले क्लास में हम लोग 4 पॉइंट देखे थे। सबसे पहला तो हमारा मोशन क्या था वो हम लोग देख चुके थे, है ना। मोशन हम लोग कब कहेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तब कहेंगे जब, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो है ना टाइम के अनुसार चेंज कर रहा हो। यानी कि एक समय पे यहाँ पे था, एक समय में यहाँ पे आ गया, फिर अगले समय में यहाँ आ गया, यानी कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे वो अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। ये हमारा क्या हो गया, मोशन हो गया, है ना। लेकिन जो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम अपने पोजीशन को चेंज ना करे उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट। और फिजिक्स में दो ही चीज होता है, या तो मोशन होगा या तो रेस्ट होगा, बीच वाला कहीं पे कोई चीज नहीं होता। बात समझ गए, या तो कोई चीज रेस्ट में होगा पूरी तरीके से, या तो कोई चीज मोशन में होगा पूरी तरीके से, बीच वाला यहाँ पे कंडीशन है ही नहीं। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है, समझे बात को। आगे फिर हम लोग पढ़े थे, इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़े थे कुछ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी हमारा दो प्रकार का होता है, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर, याद आ गया ना। तो स्केलर में हमारा क्या था, स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। एग्जांपल क्या था हमारा, मास, मास था, और क्या था, एनर्जी था, और क्या था, टेम्परेचर था। ये सब क्या है हमारा, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है और यूनिट है। और मैग्नीट्यूड क्या था हमारा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, ये था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। एग्जांपल क्या था हमारा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और क्या था, एक्सीलरेशन। ये सब हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हम लोग जान चुके हैं अपना। आगे फिर हम लोग कल पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, पढ़े थे ना। देखो हम लोग कुछ स्केलर में भी कुछ चीजों को लिखे थे और कुछ वेक्टर में भी कुछ चीजों को लिखे थे, और हम लोग ये भी जाने थे कि इसमें से आप बहुत सारे टर्म को जानते भी होंगे, है ना। और जो नहीं जानते थे, जिसमें कंफ्यूजन था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके सॉल्व करते जा रहे हैं। जैसे कल हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक स्केलर से लिए थे, डिस्टेंस को, और एक वेक्टर से लिए डिस्प्लेसमेंट को, दोनों का कंफ्यूजन दूर। आज हम लोग उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे, और उसका जो कंफ्यूजन है हमारे पास, आखिर वो स्केलर ही क्यों हुआ, आखिर वो वेक्टर ही क्यों हुआ, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। जैसे कल हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिए थे, आज हम लोग लेंगे स्पीड के बारे में, ठीक है ना। समझ गए बात को। चलो उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ है, और वो डिस्टेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ गए बात को। वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, आपका जो भी, आप जहां से घूम फिर के अपने घर पहुंच जाएं। याद करो स्कूल और घर वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, वो हमारा क्या था, डिस्टेंस था। लेकिन जो एक शॉर्टकट रास्ता था, एकदम बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ था, उसको हम लोग क्या कहे थे, डिस्प्लेसमेंट कहे थे। डिस्प्लेसमेंट में वो हमारा क्या था, एक खास डायरेक्शन था, एकदम डिफाइन किया हुआ था कि आपको स्ट्रेट ही जाना है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक खास डायरेक्शन हुआ ना, इसीलिए वो था हमारा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्या क्या डिस्टेंस में कोई एक खास डायरेक्शन था क्या, नहीं था। उसको आपको मोड़ के ऐसे ऐसे घूमते 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 आपको घर पहुंचना था, समझ गए। तो उसमें हमारा कोई खास डायरेक्शन नहीं था, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारा था, समझ गए बात को। कुछ और भी चीज हम लोग समझे थे, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है सेम, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आप समझ गए। चलो इतना यदि समझ में आ गया है तो आज जो कुछ हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल एकदम स्मूथली समझ में आएगा, है ना। तो कल हम लोग 4 पॉइंट तक पढ़ चुके थे, लास्ट पॉइंट हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था। आज हमारा 5वां पॉइंट शुरू होगा, यूनिफॉर्म मोशन। देखो नाम सुना हुआ होगा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, ये सब नाम सुने होंगे, लेकिन इसका मायने नहीं मालूम है, इसका क्या फीचर्स है, क्या खासियत है, ये मालूम नहीं होगा। यदि मालूम है भी तो रिवीजन हो जाएगा हमारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो आज हमारा 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट है आज हमारा यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, फिर समझेंगे, जैसे हम लोग कल करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। समझो मेरे बात को।
लिखो मत अभी, समझो पहले मेरे बात को, लिखने का टाइम मिलेगा, ठीक है ना, लिखने के लिए समय दिया जाएगा। यदि समय नहीं भी दिया गया तो आपके पास यूट्यूब है, खोल के लिख दीजिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि क्लास में आपका समय बच जाएगा, प्लस कम समय में आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। समझ गए बात को। और ऐसे भी अभी समर वेकेशन है, आपके पास दिन भर घर में समय है, जब चाहें तब आप यूट्यूब खोल के लिख लीजिए। समझ गए बात को। लेकिन हाँ, जहाँ लगेगा कि हमको कॉपी करवा देना चाहिए, हम कॉपी क्लास में भी करवा दिया करेंगे, ठीक है ना। जिस दिन कॉन्सेप्ट कम पढ़ना होगा उस दिन आप कॉपी भी कर लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा लंबा चलना हो उस दिन आप केवल यहाँ पे समझ लीजिए, घर पे जाके लिख लीजिए। ये तो 9th क्लास में इतना बोलने का जरूरत है नहीं, समझ रहे हो ना। चलो, पहला हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है? हम कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में है? तब कहेंगे जब, एक डेफिनेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं कि आखिर कब कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज said to be in uniform motion when the object an object is said to be in uniform motion when the object changes its position, when an object is said to be in uniform motion when the object covers equal distance in equal intervals of टाइम। ये डेफिनेशन देखने में बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन इसका जो मायने है ना, इसका जो मीनिंग है वो बहुत लंबा है। समझो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ देखो तो यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को तब कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तब कहेंगे जब when the object covers equal distance in equal intervals of time, जब वो ऑब्जेक्ट एक खास दूरी चल जाए एक खास समय में। समझ में आ रहा है? चलो अब इसको जब हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग कल अपना पढ़े थे ना, उसी प्रकार से इसको भी एक डायग्राम से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक पाथ है, मान लो ये हमारे पास एक पाथ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, इस पाथ पे एक गाड़ी है, एक दो तीन चार, 4 व्हीलर है, समझ गए। चलो एक यहाँ पे है, उसके बाद फिर एक और बना लेते हैं यहाँ पे। छोटा मोटा जो डायग्राम होता है ना वो हमसे बन ही नहीं पाता है, लेकिन जो थोड़ा सा टफ डायग्राम रहता है ना वो बन जाता है, अच्छा खासा बन जाता है। जैसे बायोलॉजी में देखे होगे तुम लोग, है ना, कितना अच्छा बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं बन पाता है। छोटा मोटा कार क्या बनाना, मतलब डबल आंख है, ये स्माइल कर रहा है। चलो ठीक है, याद करो कल हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट पढ़े थे। रेफरेंस पॉइंट क्या था हमारा? और रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे? स्कूल का एग्जांपल लिए थे और युवराज का घर का एग्जांपल लिए थे। तो स्कूल क्या था हमारा? एक रेफरेंस पॉइंट था, यानी कि वो फिक्स था, वो चेंज नहीं हो सकता है ना। चलो यहाँ पे भी हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम है हमारा ए, जो कि रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन है, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग अपना डी। अब समझो जरा मेरे बात को ध्यान से, यहाँ पे ये जो गाड़ी है 1 2 3, ये गाड़ी दोनों तीनों सेम है ना, लेकिन हो क्या रहा है देखो आप जरा ध्यान से। इसमें सबसे बड़ा चीज ये है ना कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, सुनना मेरे बात को ध्यान से, ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो है मान लो 100 किलोमीटर, ठीक है ना। हालांकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन हम लोग कल ये भी जाने थे कि किलोमीटर क्या उसका बड़ा यूनिट है ना। तो मान लो कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बी से सी भी हमारा 100 किलोमीटर ही है, और ये भी हमारा जो है वो 100 किलोमीटर ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट था ए बी सी डी, समझ में आ गया। क्या ये पॉइंट चेंज होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंस बोल दिए तो ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये स्टेशनरी है, ठीक है। अब मान लो कि ए से बी जाने में जो है ना इसको समय लग रहा है कितने का, 1 आवर का समय इसको लग रहा है, 1 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से बी से सी जाने में इसको फिर से 1 घंटे का समय लग रहा है, फिर से सी से डी जाने में फिर से इसको 1 घंटे का समय लग रहा है। ये कितना कॉन्सेप्ट एकदम आसान सा लग रहा होगा ना, इसमें कौन सा बड़ा बात है, डायग्राम है 100 किलोमीटर है, 1 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन यदि जरा ध्यान से देखो तो इतना में ही हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया खत्म। क्या लिखा हुआ था जरा समझो डायग्राम को भी प्लस छोरी वाले पार्ट को भी। क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो हमारा गाड़ी है ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ही है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। यदि इस गाड़ी के जगह पे कोई ह्यूमन बीइंग रहता, ऑब्जेक्ट कहलाता, समझ गए। ये फिजिक्स है, फिजिक्स नहीं कहता है कि आप ह्यूमन बीइंग से तो आप लिविंग थिंग्स है, नहीं। फिजिक्स कहता है कि यदि आप लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है तो उससे हमका मतलब नहीं है, आप केवल एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, वो लिविंग नॉन लिविंग बायोलॉजी में चलता है, फिजिक्स में ये सब चीज नहीं चलता है। यदि फिजिक्स में कोई भी चीज़ है तो वो ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, उससे फर्क नहीं पड़ता इसको। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जरा देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब when the object covers equal distance, इक्वल डिस्टेंस। क्या ए से बी 100 किलोमीटर, फिर बी से सी, फिर सी से डी, क्या सभी में इक्वल डिस्टेंस है? क्या बिल्कुल है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या समय भी सभी में बराबर लग रहा है? क्या बिल्कुल, समय भी सभी में बराबर लग रहा है। यहाँ से यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ से यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ से यहाँ भी 1 घंटा। दैट इज वाई इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। समझ के बात को, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो अभी हम जिस पॉइंट पे हैं, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ए, ठीक है। यहां से यहां आ गए, 1 सेकंड लगा, 1 मीटर का दूरी। यहां से यहां आए, 2 मीटर दूरी, 1 सेकंड फिर से लगा। ये क्या है, हम अभी किस चीज में थे, यूनिफॉर्म मोशन में थे। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे थे, इसीलिए ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। बात को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब उसके बाद हालांकि एनसीईआरटी में तो बहुत बाद में दिया हुआ है, लेकिन इसका एक ग्राफ भी बनता है, इसका ग्राफ भी बनता है। ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। अच्छा, हालांकि ग्राफ तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, है ना, जिसमें कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी ग्राफ में हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। लेकिन यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें चारों क्वाड्रेंट बनाने का जरूरत नहीं है, इसमें केवल एक क्वाड्रेंट से हमारा काम चल जाता है। समझे बात को? चलो, एक हम लोग अपना इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, जरा देखो ध्यान से। ठीक है, और ये बताओ यहाँ पे क्या होता था हमारा रेफरेंस पॉइंट, यानी कि ओरिजिन ओ, है ना। तो ओरिजिन हम लोग चूंकि यहाँ पे क्या माने हुए थे, ए माने हुए थे, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे, चलो हम लोग ओरिजिन ओ ही लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं। इस वाले को, इसका नाम तो हमारा क्या होता है, वाई होता है, इसका नाम एक्स होता है, इसका नाम ओ यानी कि ओरिजिन होता है, ठीक है। चलो,
ये वाला जो हमारा है ना y वाला एक्सिस, इसको हम लोग मान लेते हैं डिस्टेंस। क्या मान लेते हैं? डिस्टेंस मान लेते हैं इसको। चलो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? किलोमीटर लिख दिया, ठीक है ना। और इधर वाला को हम लोग मान लेते हैं टाइम। क्या मान लेंगे इसको? टाइम मान लेंगे। ये थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, चलो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये हमारा डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर में दिया हुआ है, और इधर है हमारा टाइम जो कि दिया हुआ है आवर में, ठीक है ना। तो इधर वाला हो गया हमारा टाइम और इधर वाला हो गया हमारा डिस्टेंस। चलो अब जरा हमको कोई बताओ, क्या डिस्टेंस हर बार 100 किलोमीटर बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहली बार में 100 किलोमीटर लिख सकते हैं, दूसरी बार में 200 किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 100 बढ़ रहा है ऊपर, देख लो यहाँ पे हो रहा है ना। चलो तीसरी बार में फिर से हम लोग यहाँ पे 100 किलोमीटर मान लेते हैं। चलो फिर आगे यदि बढ़ता तो फिर से 100 किलोमीटर होता है ना। टाइम को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1 आवर था, यहाँ पे 2 आवर है, क्योंकि ये भी 1 घंटा का ही डिफरेंस है ना। 2 घंटा हो गया, फिर से 3 घंटा हो गया, फिर 4 घंटा हो गया, और आगे हो सकता था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 ही लिए तो 3 ही मानेंगे, ठीक ना। चलो अब जरा बताओ हमको, सुना मेरे बात को ध्यान से। पहले 1 घंटे में ये कितना ट्रैवल कर रहा है? 100 किलोमीटर। पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो कहाँ 1 घंटा? पहला 1 घंटा हमारा यहाँ पे है और 100 घंटा हमारा यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से मिला दिए, हो गया। नेक्स्ट 1 घंटे में फिर से 100 ट्रैवल कर रहा है, तो नेक्स्ट हमारा घंटा ये हो गया, है ना। यहाँ से हमारा ये फिर से 100 किलोमीटर कर रहा है ना, तो यहाँ से हमारा ये वाला हो गया 100 किलोमीटर, है ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ से लेकर ये वाला। उसके बाद फिर 100 किलोमीटर और आगे बढ़ रहा है 1 घंटे में, तो ये तीसरा वाला हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो हालांकि चौथा घंटा दिया हुआ नहीं है तो इसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग इसको मेंशन बिल्कुल करते, ठीक है ना। चलो अब क्या करो, इसको मिलाओ। देखो हालांकि ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग लग रहा होगा, लेकिन जब हम लोग इसको अपने स्केल से बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल मैच करेगा। हो गया। क्या देख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में कि जैसे जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड था, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा क्या था, इक्वल था, 100 फिर 100, फिर टाइम भी 1 घंटा, फिर नेक्स्ट 1 घंटा, फिर नेक्स्ट 1 घंटा, यानी कि यहाँ पे स्पीड भी अपने समान गति से आगे बढ़ रहा था और टाइम भी अपनी समान गति से बढ़ रहा था। तो जब हम लोग इसको ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राफ का जो लाइन है वो कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है। कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन बन रहा है। और ये ग्राफ बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है? सबसे पहली बात तो ये कि ये है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है हमारा, ये पहली बात, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात ये किसका स्ट्रेट लाइन है? यूनिफॉर्म मोशन का है। किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का है। यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो अब जरा हमको एक बात और बताओ, क्योंकि ये ग्राफ है और इस ग्राफ में क्या क्या हमको यहाँ पे जरूरत पड़ा है इस ग्राफ को प्लॉट करने में? एक डिस्टेंस पड़ा है, दूसरा क्या पड़ा है? टाइम पड़ा है। तो क्या हम लोग इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह सकते हैं? क्योंकि इस ग्राफ को प्लॉट करने में हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी है, पहला डिस्टेंस, दूसरा टाइम। तो क्या हम इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए इस बादल टाइप में आप लिख लेंगे इसको, क्या? ये हमारा क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन यहीं पे खत्म होता है। लेकिन कुछ सवाल है जो आपके मन में हो सकता है ना। क्या हो सकता है सवाल? सवाल ये हो सकता है
क्या यूनिफॉर्म मोशन यदि है तो क्या हमेशा लाइन स्ट्रेट ही होगा? सवाल हो सकता है ना। यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या लाइन हमेशा स्ट्रेट होगा? क्या इस प्रकार का नहीं हो सकता है? नहीं, हमेशा स्ट्रेट होगा। क्यों स्ट्रेट होगा? इसलिए स्ट्रेट होगा क्योंकि इसमें जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारा टाइम भी इक्वल इंटरवल के हिसाब से बढ़ रहा था। तो जरा देखो यहाँ पे, जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन का जिक्र हो तो आप हमेशा समझेंगे कि उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत समझने में? पूरा चीज समझ में आ गया? कहीं से भी अब कोई सवाल इसमें पूछ दिया जाए तो बता दोगे? इसलिए हम लोग इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं ना, क्योंकि इसमें मेनली हमारा डिस्टेंस और टाइम का ही यूज किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया हमारा 5वां नंबर हो गया। अब है हमारा 6ठा नंबर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, और कुछ नहीं है इसमें, इसका जस्ट उल्टा। क्या लिखा हुआ है देखो तो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। एक और बात, अच्छा इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो डेफिनेशन एकदम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग मोशन और रेस्ट में देखे थे ना, वैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या लिखेंगे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझना यहाँ पे, पहले इसको लिख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट is said to be in non-uniform motion when the object covers unequal distance in equal intervals of टाइम। इसको भी समझेंगे हम लोग, एक अपने डायग्राम से समझेंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो फिर से हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, और यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। थोड़ा उटपटांग लग रहा है, और उटपटांग लग रहा है ना इसमें, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अभी समझेंगे, ठीक है ना। चलो अब हम लोग कुछ इसमें डायग्राम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे गाड़ी हम लोग बनाए हुए थे। एक दो तीन चार। कहीं पे कोई समस्या हो तो फटाक से पूछना है। ठीक है, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट यही है। क्या यहाँ पे गाड़ी का साइज यदि अलग लग रहा है तो यानी ये नहीं समझ लेना है कि यहाँ पे गाड़ी अलग अलग है, नहीं, गाड़ी सेम है ना। ड्राइंग का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है बस। गाड़ी ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेम है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। चलो अब जरा समझो इस चीज को ध्यान से।
ये हमारा ए क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहीं से शुरुआत हो रहा है और ये रेफरेंस पॉइंट हमारा स्टेशनरी है, इसमें बदलाव नहीं आ सकता है। अच्छा एक और चीज, दूसरी बात ये कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग कभी कभी प्यार से इसको हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। ध्यान में रखना क्या कि कभी कभी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को प्यार से कभी कभी हम लोग इसको एक्सीलरेटेड मोशन भी कह देते हैं, याद रखना इसको, एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन कह देते हैं, ठीक है ना, याद रखना उसको। चलो देखो यहाँ मान लो कि ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ना वो है 100 किलोमीटर। कितना है, कितना है, 100 किलोमीटर है, और इसको यहां से यहां पहुंचने में 1 घंटा का टाइम लग रहा है, जैसे पहले था एकदम बिल्कुल पहला केस वही है, एकदम सेम है। लेकिन बी से सी तक जो है ना ये 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है, वो भी 1 ही घंटे में। ऐसा क्यों हो रहा है अभी हम लोग समझेंगे, पहले ये समझ लो कि ए से बी जाने में जो दूरी है उसको 100 किलोमीटर है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है, 1 घंटा इसको टाइम लग रहा है। दूसरी बात ये कि बी से सी जाने में इसको डिस्टेंस जो है 150 है किलोमीटर, 150, और टाइम हमको इसमें जो है ना 1 ही घंटा लग रहा है ना। और सी से डी जाने में इसको जो है 200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और टाइम फिर भी 1 ही घंटा लग रहा है। उठपटांग लग रहा होगा कुछ, स्वाभाविक सी बात है, उठपटांग लगेगा ही लगेगा क्योंकि इसमें दिखाया ही गया उठपटांग जैसा कुछ। देखो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन में पहले जाओ तो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस सभी में इक्वल है क्या, नहीं, अनइक्वल है। उसके बाद इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्या टाइम सभी में एक है क्या, बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है, यही हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए बात को। अब सवाल ये होना चाहिए कि समय तो 1 ही घंटा है सभी में, लेकिन डिस्टेंस इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ जा रहा है। देखो हो सकता है, मान लो हो सकता है कि बी से सी के बीच में जो है ना इसको रोड उतना अच्छा ना मिला होगा, ट्रैफिक मिल गया होगा, है ना, कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट हो गया होगा, उसके लिए इसको रुक जाना पड़ा होगा। यानी कि तरीका यहाँ पे इसका जो है ना रुकने का जो कंडीशन वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रैफिक भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, रोड का उबड़ा खाबड़ा भी होना हो सकता है। इसीलिए ये क्या कर पाया, 1 घंटे में केवल 100 ही किलोमीटर ट्रैवल कर पाया। लेकिन जैसे ये बी और सी में एंटर किया ना, वैसे हो सकता है कि ट्रैफिक इसको कम मिला होगा, है ना, रोड अच्छा मिल गया होगा, इसीलिए धड़ाधड़ आगे बढ़ता चला गया। और आगे और हो सकता है कि सी और डी के बीच में इसको हाईवे मिल गया होगा, तब तो और एकदम भागेगा। समझ गए बात को। तो यहाँ पे क्या है, 1 ही घंटे का समय हर जगह पर है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो इसका जो तरीका है वो अनइक्वल है। क्या है, पहले बहुत कम था, फिर उससे और स्पीड बढ़ा, फिर और स्पीड बढ़ा। लेकिन हाँ हमेशा ये समझना है कि क्या हमेशा बढ़ेगा ही, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है 100, 150, 200, क्या हमेशा बढ़ता ही जाएगा क्या, नहीं, कभी रुक भी जाएगा। जैसे हाईवे के आगे हो सकता है कि टोल प्लाजा आ जाए, उसको रुकना पड़ जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक ये नीचे भी गिर सकता है, यानी कि नीचे भी हो सकता है। समझ गए बात को। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट, अब कोई भी समस्या इसमें। चलो अब हम लोग इसका जो है ना एक ग्राफ बनाएंगे, इसी प्रकार का ग्राफ हमारा बनेगा। देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं y ओरिजिन और x, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ का प्लॉटिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, डिस्टेंस था ऊपर में, और यहाँ भी डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में ही दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग किलोमीटर में ही रखेंगे। ये इधर हो गया हमारा डिस्टेंस और इधर हो गया हमारा टाइम। टाइम हमारा यहाँ पे आवर में दिया हुआ है, तो आवर में ही रखेंगे, हालांकि इसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है, ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। पहला बार में था 100, फिर दूसरे बार में था 150, फिर उसके बाद हो गया 200, फिर उसके बाद हो गया होगा 250,
और आगे बढ़ता चला गया होगा, है ना। और टाइम मान लेते हैं यहाँ पे 1 घंटा था, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, क्योंकि टाइम तो सेम है, टाइम तो सभी में 1-1 घंटा ही लग रहा है। चलो अब जरा सा हम लोग प्लॉटिंग कर लेते हैं इसका। देखो पहले 1 घंटे में कितना जा रहा था, 100 किलोमीटर जा रहा था ना, 100 किलोमीटर जा रहा था। चलो पहले 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर जा रहा था, ठीक। दूसरे में ये कितना जा रहा है, दूसरे घंटे में ये कितना जा रहा है, 150 किलोमीटर जा रहा है। तो दूसरे घंटे में ये 150 किलोमीटर जा रहा है, ठीक। उसके बाद तीसरे में कितना जा रहा है, ये 200 किलोमीटर जा रहा है। तो तीसरे में ये चला गया हमारा 200 किलोमीटर। समझ गए बात को। चलो अब यदि हम लोग इसको बनाना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखो तो जरा ध्यान से, हालांकि ये थोड़ा सा सीधा तो नहीं लग रहा है, ये बोर्ड है ना, तो इसमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि आखिर कहाँ से कहाँ लेना है, तो थोड़ा सा इसमें टेढ़ा भी बन सकता है। क्या स्ट्रेट लग रहा है क्या, मेरे बात को ध्यान से देखो पहले, क्या ये स्ट्रेट लग रहा है क्या, नहीं। ये कुछ, हालांकि ये तो व्हाइट बोर्ड है, जब आप इसको ग्राफ एक्चुअल में बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। तो वैसा ही यहाँ पे समझ लो, समझ के बात को, समझ रहे हो ना। क्योंकि देखो स्ट्रेट तो बनेगा नहीं, स्ट्रेट बनेगा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 50 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ चूंकि ये व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा होगा, लेकिन हाँ एक्चुअल जो इसका डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार का होगा। समझ के बात को। और चूंकि व्हाइट बोर्ड है तो उतना फैसिलिटी इसमें है नहीं, तो जब ग्राफ पे बनाओगे इसको तो वो बिल्कुल इस प्रकार का शेप बन जाएगा, ठीक है। चलो तो अब जरा बताओ हमको, यहाँ पे जो ग्राफ तुमको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का, ये ग्राफ हमारा किसका ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। तो अब जरा कुछ और चीजें जो हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। तो ये वाला ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, कर्व्ड, कर्व्ड है, इस प्रकार का है ना। और ये हमारा ग्राफ है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। कोई समस्या इसमें। चलो उसी प्रकार से इस ग्राफ को भी हम लोग बादल में क्या कह देंगे, क्या कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर आपको मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आगे, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब कहीं पे भी कोई समस्या, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहीं पे भी कोई समस्या होगा कभी भी। चलो अब एक सवाल, अच्छा हाँ कोई सवाल यदि है तो पहले पूछ लो, नहीं तो फिर हम पूछेंगे। कोई सवाल है, कोई सवाल जवाब है, नहीं है। चलो यदि कहीं पे आपको पूछा जाए कि बेटा बताओ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। लेकिन कोई बोल दे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा, कर्व्ड होगा, वो कभी कभी इस प्रकार का होगा, कभी इसे भी हो सकता है, कभी ऐसे भी, कभी ऐसे भी, क्योंकि इसमें जो है ना स्पीड घटता बढ़ सकता है लेकिन टाइम हमेशा सेम रहेगा। समझ गए बात को। चलो इस प्रकार का ग्राफ हमारा बन सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं कर्व्ड, ठीक है। अब आगे यदि कहीं पे स्ट्रेट लाइन दे दिया जाए तो क्या समझोगे, ये ग्राफ किसका होगा, यूनिफॉर्म मोशन का होगा। और यदि कभी ग्राफ इस प्रकार का दे दे तो क्या समझोगे, ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। समझ में आ गया। कोई भी डाउट है किसी को, आगे बढ़े। यदि कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस देखो फर्क इसमें ये है ना यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, कि ये इक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ये अनइक्वल डिस्टेंस चलेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक ना। चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट यदि ऑनलाइन वाले बच्चों को लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसमें एक चीज याद रखना है क्या कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, क्या है जल्दी बोलो, एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है ना। अब हमारा आएगा स्पीड और एवरेज स्पीड। चलो कितने नंबर तक हो चुका था, 6। अब है हमारा 7 नंबर में स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन कोई हमको बताओ, स्पीड का डेफिनेशन कोई हमको बताओ जल्दी। अच्छा स्पीड का फॉर्मूला तो मालूम होगा, डिस्टेंस बटा टाइम। हाँ ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा यदि अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। अरे वो तो ठीक है, वो तो डिवाइड के फॉर्म में तो बता देंगे, लेकिन क्या ऐसे मतलब बोलेंगे क्या, क्लास 9th में फिजिक्स है तो डिस्टेंस बटा टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ऐसे नहीं चलेगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वाह बहुत अच्छा, आगे। कितना फास्ट है कितना स्लो है ये स्पीड बताता है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे आगे बताओ, ठीक है, यही इतना यदि नॉलेज है तो बहुत ज़्यादा है ना। चलो लेकिन हाँ, चूंकि हम लोग फिजिक्स अभी स्पीड पढ़ने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी हमारा सवाल, जितने भी सवाल होंगे सारे को देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है, फिर डेफिनेशन को समझेंगे। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। अभी समझेंगे इसका डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ। हालांकि ये डेफिनेशन फिजिक्स का डेफिनेशन है, लेकिन हम लोग इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट करके देखेंगे। और हाँ याद रखना, फिजिक्स चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लाइफ पे ही बेस्ड है। समझ गए बात को, चलो समझते हैं जरा इसको। इट इज द रेट ऑफ distance traveled by an object, it is the rate of distance traveled by an object in unit time। कोई हमको बताओ यूनिट का मतलब क्या होता है, एक। यूनिट का मतलब एक, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना अपने बचपन क्लास में, 1, 10, 100, 1000, तो वंस वाले प्लेस को हम लोग क्या कहते थे, यूनिट प्लेस भी कहते थे। याद आ गया। तो हमारा क्या होता था उसमें, वंस डिजिट रहता था, 1 रहता था हमारा मेनली, समझ गए, 1 डिजिट रहता था। इसी को समझेंगे अभी हम लोग। देखो इसको समझने से पहले डेफिनेशन में देखो 2-3 वर्ड है इसमें छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है देखो यहाँ पे, इट इज द रेट, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस समझ में आता है दूरी, है ना, बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब क्या हो गया, एक सिंगल टाइम। समझ में आ रहा है। चलो अब ये रेट क्या है यहाँ पे समझो इस चीज को थोड़ा सा, इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। जब हम लोग सब्जी मंडी में जाते हैं, जैसे मान लो नायचक में सब्जी मंडी है, वहां गए और बोले भैया कि आलू कैसे रेट है, बोलते हैं ना हम लोग, भैया आलू कैसे रेट है, तो वो क्या बोलता है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये पर केजी। क्या बोलता है, 50 रुपये पर केजी। मान लो हालांकि 50 रुपये आलू है नहीं, समझ गए बात को। तो हम लोग पूछते हैं कि भैया आलू कैसे रेट है, वहां पे हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, रेट। तो वो क्या बताता है हमको, वो ये बताता है कि 50 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपया आपको देना पड़ेगा 1 केजी आलू के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्या हुआ कि आपको 50 रुपया देना पड़ेगा 1 केजी आलू के लिए। लेकिन ये आया कहाँ से, ये हम ऐसा कौन सा वर्ड उनको बोले कि वो हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दे दिया, रेट। हम उसको रेट वर्ड बोले, बदले में वो हमको ये दे दिया, ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया। तो रेट हमेशा हमको क्या बताता है, रेट हमको हमेशा ये बताता है
कि किसी खास प्राइस में, किसी खास टाइम में आपको कितना कुछ दिया जा रहा है या फिर आप कितना दूरी ट्रैवल कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? तो रेट क्या है हमारा? रेट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि आपको, हालांकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स हमारा रेट जैसे ही बोलेंगे वो हमको क्या बता देगा? डिस्टेंस और टाइम बता देगा। लेकिन मार्केट में रेट बोलते हैं तो वो हमको क्या बताता है? आलू का दाम बताता है, प्याज का दाम बताता है ना? यही चीज है हमारा रेट। अब समझो इसको जरा ध्यान से। हम उसको बोले कि भैया आलू कैसे रेट है, तो वो बोलते 50 रुपये पर केजी। यानी कि ये जो 50 रुपये पर केजी है, तो आप 50 रुपये उसको दीजिए और 1 केजी आलू ले लीजिए, यही ना होता है। चलो अब हमको जरा कोई स्पीड का फॉर्मूला बताओ तो जरा। अच्छा, स्पीड को हम लोग बहुत बार ऐसे देखे हैं ना, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे हम लोग देखे हैं ना। ऐसे ही तो हमारा स्पीड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 किलोमीटर चलना है कितने घंटे में? 1 घंटे में। यही हमारा ये जो एक है, ये हमारा क्या है? यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। और ये जो हमारा, ये हमारा क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये हमारा था ऊपर में 10 किलोमीटर, जो कि हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हमको करना है, लेकिन कितने समय में? 1 घंटे में करना है। अब जरा देखो क्या डेफिनेशन समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गया? क्या समझ में आया डेफिनेशन? इट इज द रेट। जैसे रेट बोलेंगे वो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दे देगा, कुछ ऊपर में होगा कुछ नीचे में होगा। रेट जैसे बोलेंगे वो आपको ये स्ट्रक्चर दे देगा, बटा वाला, फलाना बटे फलाना, ये हमको स्ट्रक्चर वो दे देगा। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल, चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी, तो रेट वो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके किसके बीच में देगा? फिजिक्स है तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में देगा, है ना? और जैसे रेट पूछेंगे मार्केट में तो वो आलू और पैसे के कंडीशन में बताएगा हमको। जैसे मार्केट में बोलेंगे कि रेट कैसे है, तो आलू और पैसे के बारे में वो हमको बताएगा, है ना? लेकिन फिजिक्स में हम लोग रेट बात कर रहे हैं तो क्या बताएगा? डिस्टेंस और टाइम के बारे में बताएगा। समझ गए? तो रेट है हमारा, ये दोनों कंडीशन दे दिया। ऊपर में हमारा डिस्टेंस ट्रैवल था, डिस्टेंस ट्रैवल ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रैवल, इसको जाना है 10 किलोमीटर इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 घंटे में। कोई दिक्कत अब समझने में? समझ में आ गया? तो जब भी आपको इस प्रकार का दिया रहे तो आपको क्या समझना है? 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब इसको 10 किलोमीटर जाना है 1 घंटे में, 20 किलोमीटर जाना है 1 घंटे में। तो आप कहीं पे भी रेट में कन्फ्यूजन होगा, रेट में कन्फ्यूजन अब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ही रेट वर्ड यूज कर दे, समझ जाना है कि फलाना बटा फलाना, ठीक? फॉर एग्जाम्पल 4/6, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या है? एक रेट है ना? 7/9 ये हमारा क्या है? एक रेट है। अब किसी भी चीज़ का रेट हो सकता है। क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में तो पैसा और आलू तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। चलो अब हमको कोई स्पीड का फॉर्मूला बताओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हमारा स्पीड क्या है? रेट निकला हमारा, रेट निकला। और रेट किसके किसके बीच में हमको यहाँ पे निकालना पड़ रहा है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में निकालना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है हर एक चीज? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेकिन फिजिक्स कहता है ना, यदि आपको मन करे, यदि आपको मन करे कि आपको स्पीड नहीं लिखना है, स्पीड आपको नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे? आपको एक अच्छा सा वर्ड दे देंगे। स्पीड के बदले आप लिख दीजिए भी, स्मॉल भी, लेकिन स्मॉल भी। उसके बाद फिर फिजिक्स कहता है ना कि आपको डिस्टेंस नहीं लिखने का मन कर रहा है, छोड़ दीजिए, मत लिखिए। उसके बदले में स्मॉल एस लिख दीजिए, स्मॉल एस, ठीक? और टाइम भी आपको लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो टाइम का तो हमको मालूम है सिंबल क्या होता है? स्मॉल टी होता है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल टी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। और यदि आपको ये लिखने का मन नहीं कर रहा है तो स्पीड के बदले आप भी लिख दीजिए, स्मॉल भी, टाइम डिस्टेंस के बदले स्मॉल एस और टाइम के बदले स्मॉल टी। ये हो गया हमारा एक कंडीशन। अब हम क्या कर सकते हैं? हम इस स्पीड में से ही डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टाइम का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना?
चलो जरा हमको कोई बताओ तो अब इसी स्पीड के फॉर्मूले में से स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, और यदि हमको टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला बताओ। डिस्टेंस बाय स्पीड। उसी प्रकार यदि हमको डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम। कुछ नहीं किए हैं, टाइम निकालना था, इसको उधर भेज दिए, इसको नीचे लेते आए, डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। डिस्टेंस निकालना था, ये यहाँ पे डिवाइड में उधर लेते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, काम खत्म। समझे बात को? समझ रहे हो? कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो, नहीं ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये तो वर्ड में हो गया, लिखेंगे कैसे इसको? मीटर पर सेकेंड को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जरा देखो यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड को हम लोग मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, ठीक है? इसका ये एसआई यूनिट है, इसका ये एसआई यूनिट है। लेकिन मीटर पर सेकेंड को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड का पावर -1। याद करो, एक्सपोनेंट चैप्टर में समझ लो, पहले एक्सपोनेंट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं ना, यदि किसी नंबर का पावर यदि माइनस में रहता है तो उसका रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, s का पावर -1 है, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/s हो जाता है। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा, ये तो हो गया इसका एसआई यूनिट, ठीक है ना। लेकिन आपको मन कर रहा है कि इसके बदले ना छोटा सा यूनिट लिखा जाए, और छोटा सा यूनिट, तो मीटर से छोटा क्या होता है हमारा? सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर s का पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है? स्मॉलर यूनिट है। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना है, ये इसका यूनिट हो सकता है, लेकिन ऐसा यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। समझ गए ना? चलो, मन कर गया कि इससे थोड़ा सा और बड़ा यूनिट लिखा जाए, सबसे बड़ा यूनिट लिखा जाए किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को कैसे लिखेंगे दूसरे तरीके से? किलोमीटर h का पावर -1। हालांकि यहाँ पे HR भी लिख सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर पर आवर, और इसका किलोमीटर h का पावर -1। कोई दिक्कत समझने में? चलो, इसके बाद अब जरा हमको कोई बताओ, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? यदि स्केलर है तो क्यों है, यदि वेक्टर है तो क्यों है? रीजन बताओ। क्योंकि देखो, डायरेक्शन ये बता रहा है, स्पीड है तो किसी डायरेक्शन में ही जाएगा ना। जैसे मान लो यदि मेरा चलने का स्पीड अभी ये है, तो अभी हम स्पीड चल रहे हैं, इधर से जाके हम इधर भी जा सकते हैं, ये स्पीड ही तो है हमारा, जा सकते हैं ना। लेकिन स्पीड एक हमारा स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं है। हम इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे, पीछे आगे कहीं भी जा सकते थे। इसीलिए क्या इसका कोई डिफाइंड डायरेक्शन है क्या? नहीं, इसका डिफाइंड डायरेक्शन है ही नहीं। दैट इज वाई इट इज नोन एज, सॉरी, ये हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। अब कोई पूछ दे कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये स्पीड तो है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस इसका यूनिट भी है, लेकिन इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं है। इसको हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं, गोल गोल भी घूम सकते हैं। समझ गए बात को? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? कोई दिक्कत समझने में? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका कोई खास डायरेक्शन नहीं होने वाला है। चलो, अब यहाँ पे एक नया चीज तुम लोगों को सिखाएंगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है समझो आप। हाँ, एक और चीज, चूंकि ये मीटर हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें केवल क्या है? मैग्नीट्यूड और यूनिट है हमारा। देखो यहाँ पे
मीटर कुछ ना कुछ मीटर आएगा, 100 मीटर 200 मीटर कुछ भी आएगा, वो हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और सेकंड हमारा टाइम कुछ रहेगा, वो भी हमारा क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड नहीं, वो यूनिट हुआ ना। सेकंड जो हमारा आ रहा है वो क्या है, यूनिट है हमारा, टाइम का होता है हमारा सेकंड। चलो कन्वर्जन बता रहे हैं आप, क्या है कन्वर्जन, देखो यहाँ कन्वर्जन क्या है। सवाल में जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, अपने न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करेंगे तो बहुत बार ऐसा आएगा कि आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो कैसे करेंगे, ठीक ना, समझते हैं इसको। देखो यदि यदि तुमको किलोमीटर पर आवर को, यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, सवाल हम लोग जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ना इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, लेकिन पहले समझ तो ले आखिर है क्या। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, किसी को मालूम है? इसमें 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 क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूजन है, चलो ठीक। जब हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे ना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यदि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए बात को? क्या था इसमें, इसमें यह था कि यदि हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा। क्या सही में ये काम करता है क्या, ऐसा सही में होता है क्या? देख लेते हैं जरा, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो इसका, 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है, हमको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं ना करेंगे तो क्या है 90 × 5/18 कितना होता है, 18×5 = 5, तो 5 × 5 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मान लो हमको इसी को चेंज करना हो दोबारा किसमें, किलोमीटर पर आवर में, इसी को, तो 25 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे भाई, 25 × 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25 5 25 होता है, 18×5 = 90, 90 किलोमीटर पर आप, देखो आ गया ना सेम, इसका क्या रिवर्स है, समझ गए बात को। चलो ये हो गया हमारा कन्वर्जन। तो कन्वर्जन हमेशा याद रखना है क्योंकि सवाल में बहुत बार ऐसा आएगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, जल्दी से पूछ लो, कोई भी डाउट है तो जल्दी पूछो, क्योंकि स्पीड हो गया हमारा, इसके बाद है एवरेज स्पीड, जल्दी पूछ लो, 2 मिनट का टाइम है। कोई डाउट है हर्षित, तुमको युवराज सिखा, ऐसे किसी को भी कोई डाउट समझ में आ रहा है? चलो हाँ, इस प्रकार से समझना है कि आने वाले जनरेशन को समझा दिया जाए, है ना। यदि कोई समझना चाहे या फिर आपसे कोई क्लास करना चाहे तो इस प्रकार से आपका समझ होना चाहिए कि उसको भी सिखा सके, है ना। चलो इसको समझ लो, और यदि कहीं पे भी कोई डाउट है तो पूछो। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। कितना हो गया हमारा, ये 7 हो गया, 8 नंबर, गर्मी बहुत है। एवरेज स्पीड, एवरेज वर्ड जो है ना, सुना सुना सा लग रहा है। जैसे हमारे स्कूल में एग्जाम होता है तो एक क्लास में एवरेज कितने स्टूडेंट पास किए, एवरेज निकाला जाता है। हालांकि हर एक का तो मार्क्स अलग अलग रहता है ना, लेकिन यदि क्लास का एक साथ मिला के निकाला जाए, यानी कि एवरेज निकाला जाए तो एवरेज निकाला जाता है ना। लेकिन वो कैसे निकाला जाता है अभी हम लोग जान लेंगे, ठीक है ना। देखो पहले तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है इसका डेफिनेशन, इसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा चेंज है, बहुत कम चेंज है, लेकिन ऐसा ही है। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर ट्रेवल, समझना, इसी इसी
डेफिनेशन में हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? देखो यहाँ पे इट इज द रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, इन टोटल टाइम, बस इसी को लिख देना है यहाँ पे। इट इज द रेट, समझेंगे इसको भी, अभी समझेंगे हम लोग। इट इज द रेट ऑफ टोटल, it is the rate of total distance traveled by an object in, यहाँ पे यूनिट टाइम था, यहाँ पे हो जाएगा इन टोटल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे अभी हम लोग। आपके स्कूल में जो एवरेज निकाला जाता है ना, वो एवरेज क्या निकाला जाता है कि एक क्लास का पूरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पास होने का एवरेज क्या है और फेल होने का एवरेज क्या है, एवरेज निकालते हैं ना हम लोग। चलो इसको हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यदि हम कहें कि आज हम सुबह उठे और सुबह उठ के, सुनना मेरे बात को ध्यान से, डिस्टेंस और स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस समझा रहे हैं। यदि मैं ऐसा कहूँ कि सुबह उठे और उठते ही 10 किलोमीटर दौड़ लिए और वो 10 किलोमीटर चलने में जो है ना हमको दौड़ने में 2 घंटे का समय लगा। मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं, हम क्या किए, सुबह उठे और 10 किलोमीटर जो है हम दौड़े, ठीक, और 10 किलोमीटर को दौड़ने में समय कितना लगा मेरा, 2 घंटे लगा, 2 आवर लगा, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, क्या स्पीड निकल जाएगा। स्पीड क्या था हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना था। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम 1 घंटे में, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर आया, यानी कि 1 घंटे में हम कितना दौड़ रहे थे, 5 किलोमीटर दौड़ रहे थे। ये तो हो गया नॉर्मल सा चीज, आसानी से निकाल ली हम लोग। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट किसका यूज हुआ है, स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। लेकिन जब एवरेज स्पीड पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं, जरा इसको सीखते हैं, इसको जरा सीखते हैं हम लोग। समझना मेरे बात को पहले ध्यान से। हम सुबह उठे 10 किलोमीटर जाके पहले पार्क में दौड़े, पहले क्या किए, 10 किलोमीटर जाके पार्क में दौड़े, ठीक। पार्क से दौड़ने के बाद मम्मी बोली थी कि बेटा उधर से आना तो दूध लेते आना, है ना। तो दूध वाले के पास गए, दूध वाले को जाने में हमका जो डिस्टेंस लगा वो 2 किलोमीटर का लग गया, ठीक है। दूध वाले के बाद मम्मी फिर बोली थी कि बेटा उधर से आना तो फूल भी लेके आ जाना, पूजा करना है ना। तो वहां पे गए तो 4 किलोमीटर उसमें लग गया, समझे बात को। घर आने के बाद बोली कि बेटा प्रसादी भी लेते आओ, जब ये फूल ला ही दिए हो तो प्रसादी भी लेते आओ। प्रसादी लाने के लिए गए, उसमें भी हमको 2 किलोमीटर लग गया, जाना पड़ा, 2 किलोमीटर हमको जाना पड़ा, है ना। उसके बाद फिर घर आए तो फिर घर में ही रहे, है ना। उसके बाद फिर शाम में चले गए खेलने के लिए दोस्त के साथ, तो उसमें भी हमको लग गया, मान लो 3 घंटा लग गया, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर हमको जाना पड़ा। उधर से आए तो फिर उसमें भी 3 किलोमीटर लगा होगा, चलो 3 किलोमीटर उसको भी जोड़ लो। बस इतना ही हम लोग दिन भर में काम किए, ठीक है ना, इतना ही काम किए। अब समझो मेरे बात को, पहले जो पार्क में हम दौड़े ना, तो मान लो उसको दौड़ने में हमको लगा होगा कितना, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 घंटा लगा होगा, मान लेते हैं इसको 10 किलोमीटर दौड़ने में पार्क में हमको 2 घंटा लग गया। उसके बाद फिर कहाँ गए थे, दूध लाने के लिए गए, तो मान लो 1 घंटा लग गया, इसमें 1 घंटा इसमें लग गया हमको जाने में, ठीक है ना। उसके बाद फिर कहाँ गए थे, फूल लाने में गए थे, चलो फूल लाने के लिए गए, तो मान लो इसमें भी हमारा 2 घंटा खत्म हो गया। उसके बाद फिर कहाँ गए थे, प्रसाद लाने के लिए गए थे, मिठाई लाने गए थे, मिठाई लाने के लिए गए, तो मान लो इसमें भी हमको 1 घंटा हमारा टाइम लग गया, 1 घंटा इसमें भी लग गया। और खेलने के लिए गए थे तो इसमें मान लो हमारा 1 घंटा लग गया फिर से, और घर दोबारा वापस आए तो इसमें भी हमारा 1 घंटा लग गया, है ना। तो अब जरा बताओ हमारे पास कितना सारा स्पीड है, कितना सारा डिस्टेंस है, 10, 2, 4, 2, 3,
कितना सारा टाइम है, 2 1 2 1 1 1। क्या इससे हम लोग स्पीड निकाल पाएंगे? क्या ऐसे स्पीड निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसके लिए हम लोग निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब ये हो जाएगा कि सुबह पार्क में दौड़ने से लेकर शाम के खेलने से वापस आने तक जो भी हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं किसी भी टाइम में, उसका एक एवरेज स्पीड क्या था, आपका स्पीड कितना था एवरेज, आप किस गति से हर जगह जा रहे थे, वो हो गया हमारा एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द रेट, रेट समझ में आ गया, वही चीज है उधर वाला भी, रेट ऑफ टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 2 12 12 4 16, हाँ वही चीज करेंगे। तो 10 2 12 12 4 16 16 2 18 18 19 18 19 24, तो 24 हो गया हमारा किलोमीटर डिवाइडेड बाय ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 2 2 4 5 6 7 8, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमारा 3 किलोमीटर पर आवर निकला है ना, ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि आपने सुबह से लेकर जो दौड़ना शुरू किया था उस समय से लेकर शाम को खेलने के बाद घर आने तक का जो आपका एक नॉर्मल स्पीड था चलने का, वो आपका कितना था, 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एवरेज स्पीड हमको निकालना हो, जब बहुत सारा डिस्टेंस दिया हो, बहुत सारा टाइम दिया हो, तो उस समय हम लोग क्या निकालते हैं, अपना एवरेज स्पीड निकालते हैं। उस समय पे स्पीड नहीं निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बता सकते हो, हो गया काम खत्म, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। चलो ये समझ में आ गया है ना, अब सब चीज समझ में आएगा। तो इन दोनों में केवल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसमें हम लोग सिंगल डिस्टेंस को लेते थे, सिंगल टाइम को लेते थे, इसमें हम लोग मल्टीपल डिस्टेंस को लेते हैं और मल्टीपल टाइम को भी लेते हैं। चलो अब इसका हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम लोग यहाँ पे अपना टोटल टाइम भी निकाल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे यदि आपको दिया रहे कि एवरेज स्पीड आपको दिया रहे, टोटल डिस्टेंस भी दिया रहे, तो क्या हम लोग टोटल टाइम नहीं निकाल लेंगे, अब उसी प्रकार से फॉर्मूला जनरेट करेंगे हम लोग, है ना। चलो जरा बताओ, तो अब यदि हमको टोटल टाइम टेकन निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एवरेज, हो गया। उसी प्रकार से हमारा जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पूछा जाए तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, है ना। एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम टेकन, हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे इसमें क्या था, फिर आगे था ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कोई बताओ हमको, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एवरेज स्पीड का SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज क्या होगा, मीटर पर सेकंड। दोनों का SI यूनिट सेम होता है, दोनों का SI यूनिट सेम होता है। SI यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? वैसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखते थे, मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर s का पावर -1 लिख देंगे। उसके बाद फिर इसका ऐसा छोटा यूनिट चाहिए हमको, जो उधर लिखा था यही इधर भी लिख देंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, और इसको सेंटीमीटर s का पावर -1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, और किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, बड़ा यूनिट हो जाएगा ये। किलोमीटर पर आवर को हम लोग किलोमीटर आवर का पावर -1 भी लिख सकते हैं। हो गया, कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद फिर क्या था हमारा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा कैसा क्वांटिटी होगा? ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। कभी देखे, कभी पार्क जा रहे थे, कभी दूध वाले के पास जा रहे थे, है ना, कभी फूल वाले के पास, कभी मिठाई वाले के पास, कभी पार्क जा रहे थे, खेलने जा रहे थे, तो क्या डायरेक्शन फिक्स है क्या जाने का? नहीं, कभी इधर कभी उधर, हर जगह जा रहे थे। तो इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो अ स्केलर, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। और आगे क्या था? हाँ, कन्वर्जन तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, कन्वर्जन उसमें भी वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे था। किलोमीटर पर सेकंड को करना हो, सॉरी, किलोमीटर पर आवर को करना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/10 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। कन्वर्जन उसमें भी सेम रहेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिख लेंगे ताकि आपके कॉपी में हमेशा रहे कन्वर्जन। किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? चलो, यदि ये चीज समझ में आ गया है तो आगे आने वाला क्लास जो होगा हमारा बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगा। क्योंकि सुन लो पहले, सुनो एक मिनट पहले, क्योंकि स्पीड हो गया हमारा, स्पीड के जैसा ही हमारा है वेलोसिटी, ठीक, और एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड के जैसा ही हमारा है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अपने क्लास में हम लोग इसको करेंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं। चलो, आज से क्लास हम लोग ओवर करेंगे यहाँ पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में आओ, कॉपी आपके कॉपी में हो जाना चाहिए नोट। बिल्कुल दिए हुए हैं, हर एक चैप्टर का नोट्स दिया हुआ है आप लोगों के पास। आप अपने ग्रुप को, सॉरी, अपने व्हाट्सएप को तो चेक कीजिए एक बार, है ना। चलो, आज का क्लास ओवर करते हैं।